स्टूडेंट्स मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और ये आपको आइडिया देगा कि क्या चीज जरूर रिवाइज करनी है, बिल्कुल मिस नहीं करनी। तो जस्ट क्वेश्चंस देखते हैं और उसको 3 और भी वेरिएशंस समझते हैं। ठीक है। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व है, तो यू कैन से इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है बॉन्ड ऑर्डर विच इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, एंड यस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बिकॉज सिंगल बॉन्ड मीन्स सिंगल अट्रैक्शन, डबल बॉन्ड मीन्स डबल अट्रैक्शन, ट्रिपल मीन्स ट्रिपल, मीन्स जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतने मॉलिक्यूल्स क्लोज आते जाएंगे। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स मीन्स बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। तो यहाँ पे हम सीधे O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे O2 एंड O2 माइनस। ये ट्रिक बहुत ज्यादा कॉमन है कि O2 प्लस इज 15, O2 इज 16, O2 माइनस इज 17 एंड दिस इज 18। यहाँ से हम फटाफट बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। हमें पता है 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। नाइट्रोजन का N2 मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं, 14। 14 से जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता चला जाएगा। तो 14 के बाद 15 यानी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो गया, 16 बॉन्ड ऑर्डर और डिक्रीज हो गया 2, 17 और डिक्रीज हो गया 18 परऑक्साइड लिंकेज। नाउ अब बताना है कि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ, सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, तो सबसे छोटी होगी O2 प्लस, सबसे बड़ी किसकी होगी, परऑक्साइड। तो बॉन्ड लेंथ इनवर्स है, तो आवर आंसर इज O2 2 माइनस परऑक्साइड सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ, देन 1.5 O2 माइनस, देन O2 और सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ होगी O2 प्लस में, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग, प्योरली लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे बस आपको पता होना चाहिए विटामिन B1 इज कॉल्ड एज थायामीन, विटामिन B2 इज कॉल्ड एज राइबोफ्लाविन एंड विटामिन B6 is called as pyridoxine and vitamin 4 B12 is called as ये ये एक्चुअली विटामिन सी मान लो। अगर विटामिन सी गिवन होगा तो एस्कॉर्बिक होगा नाम, एस्कॉर्बिक, और अगर यहाँ ये विटामिन B12 है तो इसका नाम होगा कोबोलामिन, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद बेंजीन डाइazonium क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे ये बताना है कि अगर बेंजीन डाइazonium क्लोराइड इस पे अटैक करेगा तो क्या रेट होगा। सबसे पहले इस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, इस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है कि ये ग्रुप बल्की है। इस बल्की ग्रुप आने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर एक और CH3 ग्रुप लगेगा, एक और लगा देते हैं यहाँ पे, यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे बल्की ग्रुप मिलेगा वैसे वैसे इसके लोन पेयर को क्या मिलेगा, रिपल्शन, और वो बेंजीन के प्लेन से दूर हो जाएंगे। अब अगर वो बेंजीन के प्लेन से अवे हो गए तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, SIR इफेक्ट बोलते हैं। तो जितना ज्यादा ऑर्थो पोजीशन पे बल्कीनेस होगा रेजोनेंस उतना कम होगा। मींस फर्स्ट में अगर देखें तो ऑर्थो पोजीशन पे बिल्कुल बल्कीनेस नहीं है, मींस यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, मैक्सिमम। यहाँ तो मिथाइल ग्रुप इसके लोन पेयर को रिपेल करते हैं जिससे बेंजीन के प्लेन से अलग चला जाता है, और यहाँ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ना होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम हो जाता है। बेंजीन डाइazonium क्लोराइड, बेंजीन डाइazonium क्लोराइड को अगर हम देखें तो दिस इज अ, यहाँ पे अगर हम देखें N डबल बॉन्ड N प्लस, इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले कहाँ अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा हो। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है फर्स्ट पे, उससे कम यहाँ पे हो गई क्योंकि मिथाइल ग्रुप रिपेल करने लगा तो थोड़ा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी कम होने लगी, और यहाँ पे तो बहुत ही कम थी। तो अगर हमने इस कंसेप्ट को GOC में पढ़ा है तो GOC का बहुत आसान क्वेश्चन है।
नेक्स्ट, 1 mole of an alkene on combustion required 8 mole of oxygen. Find out sum of carbon and hydrogen in 1 molecule of hydrocarbon. तो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन में मेंशन है एल्कीन, तो जैसे ही क्वेश्चन में मेंशन है एल्कीन तो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n. कंबशन के लिए चाहिए ऑक्सीजन गैस एंड इट गिव्स यू NCO2 गैस प्लस H2O वाटर. कुछ मेंशन नहीं है तो हम मानेंगे रूम टेम्परेचर पे. इफ नथिंग इज मेंशन देन इट इज अज्यूम दैट ऑल रिएक्शंस आर कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर. तो सभी रिएक्शन अगर रूम टेम्परेचर पे है तो रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड होता है. अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2n है तो हमने लिख दिया n. नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन? नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 2n plus n, 3n. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज 3n/2. नाउ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 1 मोल ऑफ एल्कीन मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. तो हम मोल मोल रिलेशनशिप लगाएंगे या मोल मोल रेशियो कह सकते हैं या मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम. तो उसका तरीका क्या था, जो गिवन है या जो फाइंड आउट करना है दोनों के मोल्स इक्वल करिए एंड डिवाइड करिए उसे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स. नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोकार्बन के मेंशन है 1. स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, दैट इज अगेन 1. नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के कितने रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में, 8. एंड स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज 3n/2. तो कैलकुलेशन इज वेरी इजी. नाउ हम इजीली सॉल्व करके बता सकते हैं कि 3n/2 इज इक्वल टू 8, राइट. तो व्हाट वी गेट हियर, हमें क्या मिला, फिर यहां से हमने सॉल्व किया, n इज इक्वल टू 16/3, 5.3 मोल. व्हाट इज अवर आंसर, 5.3 मोल. तो देखिए अगेन ये मेमोरी बेस्ड है, हो सकता है कोई डेटा या ये वैल्यूज यहाँ पे गलत हो गई हो, बट अगर यहाँ पे 8 मोल है तो नियरेस्ट इंटीजर में क्वेश्चन आया होगा तो हम नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ पे आंसर 5 लिखेंगे, राइट. चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, मैं इस तरफ आ जाता हूँ. फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड T डिग्री सेल्सियस. तो ये समझते जाना है कि टेम्परेचर केल्विन में लेना है, मींस 300 केल्विन, और यहाँ आंसर हमें रिपोर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में. तो ये थोड़ा यहाँ ध्यान देने की वो है बात कि कई बार ये सिली मिस्टेक हो जाता है. तो सिली मिस्टेक या पॉइंट ऑफ मिस्टेक क्या है यहाँ पे, कि हमारा टेम्परेचर आएगा केल्विन में जो कैलकुलेशन आएगी, बट हमें आंसर रिपोर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में. इसमें इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है. अब देखो इसे सॉल्व करते हैं. वैल्यू गिवन है रेट कांस्टेंट की, K1 इज 1.5 इंटू 10⁻³ आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए एंड वैल्यूज लिखते जाइए एग्जाम में. एंड K2 इज 4.5 इंटू 10⁻³ इफ EA एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्शन इज 60 किलो जूल. एक्टिवेशन एनर्जी क्या है रिएक्शन की, 60 किलो जूल. 60 किलो जूल मतलब 60,000 जूल. नाउ कैलकुलेट टेम्परेचर. तो बताओ किस टेम्परेचर पे ये रेट कांस्टेंट K2 4.5 इंटू 10⁻³ हो. तो बहुत ही ज्यादा अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे क्या, log K2/K1 मींस फॉर्मूला पहले लिख लो और वैल्यूज डालो, पेपर में हो जाएगा. पढ़ के एक बार को फील आता है कि नहीं हो पाएगा, बट आप पहले फॉर्मूला लिखिए, फिर लिखिए EA/2.303 R 1/T1 minus 1/T2. नाउ log K2 हमें कितना मेंशन है, K2 की वैल्यू है 4.5 इंटू 10⁻³ एंड K1 का वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻³ एक्टिवेशन एनर्जी 60,000. 2.303 इंटू आर याद रखिए इट इज 19.14. आर का वैल्यू जब भी एनर्जी जूल में होगी तो आर की वैल्यू लेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, राइट. नाउ
1/T1 इनिशियल टेम्परेचर है 300 केल्विन एंड फाइनल केल्विन में हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पर अगेन कैलकुलेशन की थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे अगर हम इसे देखें तो ये सॉल्व हुआ 3 से, लॉग 3 होता है 0.4771, ये क्या हो जाएगा 60,000 बाय 19.14 एंड 1/300 माइनस 1/t। अब इसको इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा 19.14 इंटू 0.4771 बाय 60,000 इक्वल टू 1/300 माइनस 1/t। क्योंकि ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली इसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है और प्रिसाइजली एक्यूरेटली इसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ये 19 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहीं ना कहीं 0.95 के आसपास आएगा, डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1/6567 आएगा। फिर इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो ये क्या आया 1/t इक्वल टू 1/300 माइनस 1/6567। नाउ अब इसको और सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 1/t इक्वल टू 6267 बाय 300 मीन्स t कितना आया, योर t विल बी 300 इंटू 6567। अब t कितना हो गया 6567 इंटू 300 बाय 6267, तो ये स्लाइटली हायर है। ठीक है, अब देखिए ऑब्वियसली हमने घर पे बैठ के कैलकुलेट किया है तो आंसर आ गया 314 केल्विन एंड अगर यही आंसर मुझे डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो अब मैं आंसर निकाल सकता हूँ कितना 314 माइनस 273, दैट इज 1 4 माइनस 3 एंड 4 41 डिग्री सेल्सियस। बट ऑब्वियसली एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो मेरा तो बच्चों को जनरली ऐसे क्वेश्चन में सजेशन होता है लास्ट में अटेम्प्ट करो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आर्गन। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो लिथियम के नीचे आ गया सोडियम, बेरिलियम के नीचे आ गया मैग्नीशियम, तो आउट ऑफ सोडियम और मैग्नीशियम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, बट ड्यू टू पेनेट्रेशन इफेक्ट बोरोन और एल्यूमिनियम में आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की हायर होती है। तो दिस इज द एक्सेप्शन हम पढ़ते हैं कि ऑल ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ध्यान से सुनना, ऑल ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैव हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन corresponding group 13 element because of penetration effect. तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। अगला देखते हैं, among the following element scandium calcium magnesium gallium, gallium has highest third ionization energy। अब what is the concept here, देखिए आयनाइजेशन एनर्जी में जंप तभी आएगा जब कोई ध्यान से सुनना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले। तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी पूछा है तो हम सभी एलिमेंट को क्या करेंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। जैसे अगर हम बात करें तो स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन है 3d14s2, राइट, मींस स्कैंडियम 2 प्लस क्या हो जाएगा 3d1। अब इसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे दैट इज कॉल्ड एज थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। सेम वे अगर हमने लिखा है कैल्शियम, ठीक है, तो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, ठीक है, तो दैट इज फ्रॉम फोर्थ पीरियड, तो यू कैन से 4s2 कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी, एटॉमिक नंबर 20, तो आगे इनिशियल आर्गन 18 होगा। अब अगर ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे कैल्शियम 2 प्लस तो ये हो गया आर्गन 18, मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर चुका है ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। मतलब कि क्या होने वाला है, इसकी तो बहुत ज्यादा हाई क्या होने वाली है, इट्स हैज वेरी 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 हाई थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो क्लियर हो गया कि आंसर तो हमारा कैल्शियम होना चाहिए, राइट। नाउ गैलियम जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। अब अगर देखें गैलियम
तो ये इसका साइज बड़ा है, बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम। गैलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3 क्योंकि लिख देता हूं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। तो गैलियम लाई कर रहा है हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड का, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 4s2 4p1। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक p में से जाएगा और एक s में से, 4s1, ये तो एक इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लूज करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही नोबल गैस। ठीक है, तो व्हाट वी कैन से, हम यहां से क्या कह सकते हैं कि कैल्शियम का, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, इसलिए कैल्शियम का थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी मैक्स होगा। बट क्वेश्चन में मेंशन है गैलियम हैज हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। और बच्चों आपको भी कोई क्वेश्चन याद आए तो कमेंट कर देना, सो दैट कमिंग सेशन वाले बच्चों के लिए बेनिफिट हो जाए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। जैसे मैं बोलता हूँ डिस्टिंग्विश टेस्ट तो याद ही रखो, जैसे न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट इज द टेस्ट ऑफ फिनॉल। तो यहां हम देखेंगे फिनॉल कहाँ है, फिनॉल है D में और B में, तो इधर फिनॉल और एसिड है, इधर एसिड और फिनॉल है, ये सेम ऑप्शन हो गए। चलो देखते हैं आगे। आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन का, तो आइसोसाइनाइड टेस्ट है सेकेंड, मतलब सेकेंड का आंसर हो गया सी, राइट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन किसका होगा, तो यू कैन से इट इज द सॉल्यूशन ऑफ, मतलब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टॉलरेंस रिएजेंट हो गया, तो टॉलरेंस रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो इसका आंसर हो गया ए। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एसिड एंड अल्कोहल, तो यहाँ पर ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि एक अल्कोहल का टेस्ट है और एक एसिड का है, तो आंसर कुछ भी हो सकता है, इसका डी भी हो जाएगा एज वेल एज बी। तो देखो बच्चों ये थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड है, तो ये सब एरर होने के चांसेस है। FeCl3 क्या होगा, फिनॉल के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ नहीं करेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड के साथ कर जाएगा, फिनॉल के साथ नहीं। ठीक है, नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आगे क्या कह रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, मोस्ट प्रीडोमिनेंट साइट फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये मेंशन होना रह गया है, तो मान लेते हैं दिस इज STU एंड दिस इज PQR। ठीक है, ये प्रिंटिंग होना रह गया, तो PQRS ऑप्शन था, STU। आपको बताना है कि इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले किस पे होगा, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है समझो। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, तो देखा जाए क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो। तो इस बार ऑर्गेनिक की अच्छी बात रही कि बहुत सारे लेंथी क्वेश्चंस नहीं आए, कि बहुत सारी कन्वर्जन दे दी है उसमें टाइम लग रहा है, तो और कंसेप्ट भी कितना इजी है। क्या कंसेप्ट है, इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो CO ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, लेकिन ये जो NH है ये इस बेंजीन के लिए क्या है, एक्टिवेटिंग, यानी ये इस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। मतलब अगर मैं एक रिंग का नाम X लिख दूं और एक का Y, तो मैं बोलूंगा Y रिंग हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन X। Why? बिकॉज ऑफ प्लस R इफेक्ट ऑफ NH। हालांकि ये माइल्ड एक्टिवेटिंग होगा, क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में भी जाएगा, बट ये जो CO है ये जो इलेक्ट्रॉन खींचने का ही काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लिए जा रहा है बेंजीन से, कभी नहीं देगा। ये थोड़ा सा भी दे रहा है तो X के कंपैरिजन पे Y पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। नाउ अब Y पे ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा, एंड आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा विच इज मेजर, पैरा। तो आंसर इज प्रीडोमिनेंटली एट U। क्या होगा कि प्रीडोमिनेंटली किस पे अटैक करेगा, U पे करेगा। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन आया ऑर्गेनिक से। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट और बता दूं कि मतलब इसमें मैंने कॉन्सेप्ट का लिखा ही नहीं कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट मोर एक्टिवेटेड रिंग। इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा,
ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग पे अटैक करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, फॉर एन आइडियल गैस जिसका Cp है 3R और Cv है 2R, कभी भी Cp एंड Cv मेंशन है तो आप दिमाग में सोचो Cp Cv से क्या निकल सकता है, तो माइंड में आएगा गामा निकल सकता है Cp बाय Cv, तो एक दिमाग में रखना है कि यस Cp बाय Cv का वैल्यू यहाँ से आ गया गामा 3/2। फाइंड वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ गैस, आपको वर्क डन निकालना है। अगर 1 मोल ऑफ गैस जो है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन शो कर रही है व्हेन प्रेशर डिक्रीजेस फ्रॉम 8 बार टू 1 बार एट इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 140 डिग्री सेल्सियस, तो 140 डिग्री सेल्सियस को आपको तुरंत ही किसमें चेंज करना है, इनिशियल है केल्विन में, तो 273 आप ऐड कर लेंगे एंड यू विल गेट 413 केल्विन, राइट। और गामा मेंशन है, अब वर्क डन निकालना है। व्हाट इज वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में Q क्या होता है, 0। वी नो दैट डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, अगर Q 0 हो गया तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया, डेल्टा U के। एंड व्हाट इज डेल्टा U, दिस इज NCV T2 माइनस T1। और क्वेश्चन में अब आपको T1 बताए T2 कैलकुलेट करना है। अब उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स 1 है, Cv का वैल्यू 2R है और T2 हमें कैलकुलेट करना है, T1 इज 413 केल्विन। इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, हाउ टू कैलकुलेट T2। तो T2 निकालने का तरीका क्या है, वी नो दैट T2 बाय T1 इज इक्वल टू P1 बाय P2 रेज टू पावर 1 माइनस गामा बाय गामा। ठीक है, अब आप इसमें सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। T2 कैलकुलेट करना है, T1 413 है, P1 इनिशियल प्रेशर है 8, फाइनल प्रेशर है 1, यानी 8 रेज टू पावर 1 माइनस गामा, गामा 3/2 है, 1 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 विच कम्स आउट टू बी 8, 1/2 बाय 3/2 कैंसिल इट, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। तो यहां से हमारे पास टेम्परेचर कितना आ गया, देखो कैलकुलेशन पूरी करने की आदत डाल, तो यहां से T2 आ गया 413 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहां पर T2 का वैल्यू आ गया 413 मल्टीप्लाई बाय 2, तो डबल 413 माइनस कर देंगे, तो व्हाट इज योर आंसर, 413 इंटू 2R, राइट। तो 413 इंटू 2R इज 826R, तो दिस इज अवर आंसर। अब देखो मैं 413 की टर्म में सोच रहा हूँ, मतलब कई बार एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स भी हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C5H10 which does not decolorize cold alkaline KMnO4। देखो ये जो लाइन है ना, ये पूरा अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। तो क्या कह रहा है, C5H10 आप इसका जैसे ही डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालोगे तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आएगा 1। फॉर्मूला याद नहीं है एग्जाम में तो कंसीडर इट एल्केन, अगर ये एल्केन होता तो हाइड्रोजन होते 12, बट अभी कितने हैं 10, एक डबल बॉन्ड आता है तो 2 हाइड्रोजन जाते, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 से समझ आए एल्कीन हो सकता है, बट जैसे ही उसने बोला नॉट डीकलराइज कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, ये क्लियर हो गया कि ये साइक्लिक होगा। क्या होगा, साइक्लिक। हाउ मेनी मोनो प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड बाय मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगा, ठीक है, या फिर मोनो हेलो प्रोडक्ट हो जाएगा, ये हेलोजनेटेड प्रोडक्ट, या बाय ऑल आइसोमर्स। तो अब देखो अगेन ऐसा क्वेश्चन ये रिपीट, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 5 का एक तो साइक्लोपेंटेन हो जाएगा, दूसरा साइक्लोब्यूटेन होगा, तीसरा ये हो जाएगा, लेकिन वो सारे साइक्लिक प्रोडक्ट बोल रहा है, तो इसमें मैं ये भूल गया बनाना कि एक ये बनेगा और एक ये, ऐसे ही एक यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो अब देखो एक ये बन गया और एक प्रोडक्ट ये बन गया। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C5H10
which does not decolorize alkaline KMNO solution. How many mono-substituted products are obtained? तो देखो ये सारे साइक्लिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जब ये सारे साइक्लिक प्रोडक्ट्स हैं तो यहाँ पे हमें समझ आया कि इसमें कितने आइसोमर्स बनेंगे, 1 2 3 4 5, कहीं भी सब्सटीट्यूशन कर दो एक ही बनेगा। तो दिस इज योर 1। फिर अगर हम यहाँ देखें तो हेलोजन यहाँ पे लगेगा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। यानी कोई भी सब्सटीट्यूशन होगा, लिख देता हूँ x, तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। अगर कोई यहाँ सब्सटीट्यूट होगा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, और अगर यहाँ होगा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो यू कैन से 1 इसमें बने, 3 इसमें। नाउ अब अगर इसमें देखें तो यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है। यहाँ पॉसिबिलिटी है कि एक बार यहाँ पे x लग जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एक बार यहाँ x लग जाए, तीसरी पॉसिबिलिटी है एक बार यहाँ पे तीसरे नंबर पे, चौथी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ लग जाए। यानी 4 प्रोडक्ट्स इसके बनेंगे। तो आपको क्या करना है, सारी डिफरेंट पोजीशन देखनी है। जैसे कि इसमें ये पोजीशन डिफरेंट है तो इसको 1 बोलूंगा, ये डिफरेंट है तो इसको 2 बोलूंगा, ये पोजीशन डिफरेंट है तो इसको 3 बोलूंगा, ये पोजीशन डिफरेंट है तो इसको 4 बोलूंगा, बट ये पोजीशन हो या ये पोजीशन हो तो इसको सेम बोलूंगा। तो इसलिए मैंने बोला 1 2 3 4 4, क्योंकि ये दोनों सेम, ठीक है। तो वी गेट 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स सेम वे। बी यहाँ पे कोई ग्रुप कनेक्ट हो या इधर कनेक्ट हो, एक ही बात है, ठीक है। दिस इज 1, दिस इज 1। यहाँ पे कोई कनेक्ट ही नहीं हो सकता क्योंकि 4 बॉन्ड बने हुए, तो अगली पॉसिबिलिटी है कि इधर कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे कोई ग्रुप कनेक्ट हो या यहाँ कनेक्ट हो, एक ही बात है, ठीक है। तो व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे आपको कितने प्रोडक्ट मिले, 2। अब यहाँ चेक करते हैं, कोई ग्रुप यहाँ पे कनेक्ट हो या यहाँ कनेक्ट हो, अगर एक ही ग्रुप लग रहा है तो एक ही बात है, एक बार एक ही ग्रुप लग रहा है। ऐसे ही कोई ग्रुप यहाँ पे कनेक्ट है या यहाँ कनेक्ट है, एक ही बात है, और इधर कनेक्ट है तो दैट इज डिफरेंट। तो 3 प्रोडक्ट यहाँ बनते हैं, ठीक है। तो लगातार 2 रिंग हो गई, एक पे 2 कार्बन हो गए, 2, यही पॉसिबिलिटी है। तो कितने प्रोडक्ट बने, 1 प्लस 4 5 प्लस 2 5 प्लस 2, व्हाट यू विल गेट 7, और यहाँ पे 3 10। तो व्हाट इज योर आंसर, आपका आंसर 10 है, ठीक है। अगेन हमने सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही कंसीडर किए हैं, ठीक है। और अगर ऑल आइसोमर बोल रहा है वो, तो अब आपको स्टीरियो आइसोमर मतलब कायरल कार्बन भी ढूंढना पड़ेगा। यानी कि अगर ये हेलोजन यहाँ लग जाता है तो इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, यहाँ लग जाता है तो कायरल कार्बन नहीं है, बट अगर ये ग्रुप यहाँ लग जाता है, अगर ये ग्रुप यहाँ लग जाता है तो ये वाला कार्बन भी कायरल हो जाता है और ये वाला कार्बन भी कायरल हो जाता है, राइट। सेम वे यहाँ पे कोई कायरलिटी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, बट अगर यहाँ पे लग जाएगा तो यहाँ पे भी एक कायरल सेंटर ये, एक कायरल सेंटर ये। जब भी 2 सेम ग्रुप होंगे तो ऑलवेज क्या होगा, 2 इनैंशियोमर और 1 मीजोमर होगा हमेशा, अगर ग्रुप सेम है। लेकिन अगर ग्रुप डिफरेंट है तो ऑलवेज 4 इनैंशियोमर होंगे, राइट। तो हमारा एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गया यहाँ पे, 4 प्लस 3 7, 2 घटा देते हैं, यही कंपाउंड है, यानी 5 और ऐड करने पड़ेंगे। समझ आया, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क नाउ। नेक्स्ट, फाइंड करेक्ट मैच। तो ये मैट्रिक्स मैच वाला क्वेश्चन है, थोड़ा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को रिलेट करने का अलग तरीका। तो कुछ नहीं, ये एक ऑर्डर है डेल्टा नॉट का, मेंशन नहीं है कि ये सेंटीमीटर इनवर्स में है डेल्टा नॉट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू है ये, ओके। अब हमें देखना है कि किससे मैच करेगा, जिसकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यानी फील्ड की स्ट्रेंथ डेल्टा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वीक फील्ड लिगेंड है तो स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है। तो यू कैन से लिगेंड स्ट्रेंथ, जो लिगेंड का स्ट्रेंथ होगा उसी के हिसाब से हम देखेंगे।
ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर हम बात करें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर। तो CN इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कार्बन डोनर होता है। इथाइलिन डायमीन में कौन डोनर है? नाइट्रोजन, तो वो सेकंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया। फिर उसके बाद वीक कौन सा होगा? जो ऑक्सीजन डोनर होगा, हेलोजन डोनर। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वाटर आता है, फिर उसके बाद हेलोजन आता है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें याद होनी चाहिए, उसके बाद हम रिलेट कर लेंगे। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा S 20,000, 20,000 के बाद आना चाहिए 17,000 यानी कि P, फिर उसके बाद आना चाहिए 15,000 यानी Q, फिर इधर R 12,000। तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच कंपाउंड गिव्स एप्पल ग्रीन। तो आपको फ्लेम टेस्ट याद होना चाहिए, तो व्हाट यू कैन से बेरियम। बेरियम का एप्पल ग्रीन कलर होता है फ्लेम टेस्ट, तो दिस इज अवर आंसर। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि आप सभी के कलर याद रख लो, कि जैसे मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स के कलर रेड होते हैं। जैसे मैंने कुछ कुछ निमोनिक्स बनाए हैं, लाइक सीजियम को मैंने C से सी ब्लू याद रखा हुआ है, तो सीजियम का हमें ब्लू कलर मिलता है। फिर मैंने केवी केंद्र विद्यालय पोटेशियम का वॉयलेट याद रखा हुआ है। रुबीडियम RB, R से रेड, B से वॉयलेट, ऐसे ही मैंने माना हुआ है। तो आप इस तरीके से अपने तरीके बना सकते हैं। जैसे सोडियम, तो नमक हमें नॉर्मली येलो कलर का दिखता है, तो सोडियम का कलर हमने येलो है। लिथियम को लाइक्रा वर्ड से याद किया हुआ है, लिथियम का क्रिम्सन रेड। तो इस तरीके के निमोनिक्स बनाओ। अगर आपके पास कोई अच्छे इंटरेस्टिंग निमोनिक्स है तो उसे कमेंट करो। तो देखिए सॉल्ट एनालिसिस में फ्लेम टेस्ट पे डायरेक्ट बहुत ही आसान क्वेश्चन आया हुआ है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। 18 ग्राम ऑफ वाटर रिएक्ट विद x ग्राम ऑफ आयरन टू फॉर्म Fe3O4, x का वैल्यू। तो देखा जाए तो ये मोल कॉन्सेप्ट का बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, जिसमें आपको बस रिएक्शन बैलेंस करनी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल Fe3O4 यानी कि यहाँ पे आयरन 3 है, O4 यानी ऑक्सीजन 4 है, 4H2। अब मोल कॉन्सेप्ट का क्या रूल है कि जो डेटा गिवन है, जैसे आयरन का डेटा गिवन है और जो जिससे रिएक्ट किया या जो पूछा है, जैसे वाटर का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, जो डेटा पूछा है और जो गिवन है उनको नंबर ऑफ मोल्स बराबर कर दो, डिवाइडेड बाय देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन, वो कैलकुलेट हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन इज 3/4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वाटर के कितने मोल्स हैं? 18 ग्राम है, तो मोल्स तो निकल जाएंगे नहीं। 3/4 इंटू गिवन मास बाय मोलर मास। 18 गिवन है और मोलर मास भी 18 होता है, तो आंसर इज 3/4। बट x ग्राम मेंशन है, तो अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन क्या हुआ? गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ आयरन। एग्जाम में गिवन था 56 ग्राम आयरन का मास गिवन होगा, तो x/56 इज 3/4। तो ये हो गया 14। 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 3 जा 42। सो अवर आंसर इज 342 ग्राम। आगे चलते हैं। KSP वैल्यूज ऑफ सिल्वर क्रोमेट, एक मिस हो गया इसमें, सिल्वर क्रोमेट एंड AgBr। सिल्वर क्रोमेट एंड AgBr आर 32x एंड 4y। तो रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी निकालनी है S1 S2। S1 इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट और सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr इज S2। तो देखो इसमें क्या करना है, आपको ये समझना है कि सिल्वर क्रोमेट इज अ सॉल्ट ऑफ A2B टाइप। कैसे टाइप का सॉल्ट है? A2B टाइप, और इसकी सॉल्युबिलिटी मेंशन है S1। ठीक है, जो कि अगर पूरा डिसॉल्व हो जाएगा तो 2s और 2s1 और s1। तो KSP A2B सॉल्ट का KSP क्या आ जाएगा? 4s1 क्यूब, जो कि हमें याद है 2s का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय s। S2 is the solubility of AgBr. AgBr is AB type salt. अगर AB टाइप का सॉल्ट होता है तो दोनों की सॉल्युबिलिटी S होती है, यानी KSP is S स्क्वायर।
तो KSP इज S स्क्वायर S2 का स्क्वायर। रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी पूछा है। अब कितना इजी क्वेश्चन है देखो, घबराना ही नहीं है। दिस इज 32x। पता है मैंने फर्स्ट सेशन पे काफी बच्चों से बात की और ज्यादातर बच्चों का ये कहना था थर्मो आयनिक के क्वेश्चन देख के छोड़ देते, सोचते ही नहीं है। अब आप देखो सिर्फ डिवाइड करने मतलब कुछ नहीं है, सिंपल सॉल्युबिलिटी को डिवाइड करो तो आपके पास क्या आया। अगर आप डेटा को डिवाइड करते हो 4 8 32, देखो ध्यान से क्या आया, 8x by y is equal to 4s1 cube by s2 स्क्वायर, राइट। तो सिंपल मैथ्स ही लग रहा है, बाकी कुछ नहीं लग रहा है। देखो ये 4 2 8, तो क्या आया देखो s1 बाय s2, s1 क्यूब s2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x बाय y। अब क्या आपको क्यूब और स्क्वायर हटाना नहीं आता? बिल्कुल आता है, आप इजीली हटा दोगे इसको। मैं इसको ग्रीन से कर दूं क्या? ग्रीन से कर देता हूँ। तो जैसे ही इसे हटाया ये 1/3 हो गया, इसको हटाया ये 1/2 हो गया, ठीक है। रेशियो आ गया 2x पावर 1/3 y पावर 1/2, 2x पावर 1/3 y पावर 1/2। तो देखो एग्जाम में घबराना नहीं है। थर्मो और आयनिक से एग्जामिनर को पता है बच्चा घबराता है, इसलिए वो इजी क्वेश्चन देता है और बच्चा इजी क्वेश्चन देख के भी घबरा जाता है। रीजन, एग्जाम में आपको बैठ के आराम से सोचना है, तो आप आराम से सोचो कि क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अब जैसे ये देखो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH शेल इज 3h बाय पाई। आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो प्रॉब्लम है बस, विच इज NH अपॉन 2 पाई। तो NH अपॉन 2 पाई की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है 3h बाय पाई। तो यहां से आपको क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ n। तो अब सिंपल मैथ्स है, पाई से पाई गया, h से h, n का वैल्यू 6। टोटल एनर्जी निकालनी है, तो टोटल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। टोटल एनर्जी किसमें निकालनी है, हाइड्रोजन एटम में। तो हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू हो गया 1, तो ये कितना हो गया -13.6 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। अब क्या है ना, डिवीजन थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उस केस में मतलब मुश्किल तो कुछ नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। 36 है, आप इसे लिख दो 4 इंटू 9। मैं 4 इंटू 9 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मान लो किसी बच्चे ने एनर्जी लेवल 5 तक याद किया है, एग्जामिनर और तेज, उसने 6 तक पूछ लिया, क्योंकि जनरली हम बच्चे बोलते हैं 5 तक याद कर लो, वहीं तक पूछते हैं, तो याद करके बैठे, अब वो 6 पे आ गया तो कोई बात नहीं। आपको पता है सेकंड में जो एनर्जी लेवल होता है वो 3.4 होता है। अब क्या 3.4 को 9 से डिवाइड, 9 का पहाड़ा आता है टेबल, 9 5 जा 35, ठीक है, यानी कि 5 से स्लाइटली छोटा नंबर। तो 5 से 9 4 जा अच्छा 9 5 क्या बोल रहा हूँ, 9 4 जा 36, 4 से थोड़ा सा छोटा स्लाइटली, तो दिस इज 0.38। बताओ 9 5 जा 35, ठीक है, तो 9 4 जा 36, ठीक है, तो 36 पे कितना हो जाएगा 3.6, तो उससे थोड़ा सा छोटा 0.38। तो अगेन घबराना नहीं है, तरीके ढूंढने हैं आंसर बनाने के। अगला, कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग प्रोसेस। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट, ये डेटा गिवन है और एनर्जी निकालनी है। तो देखो बोहर का ये जो फॉर्मूला है En इक्वल टू -2.18, खैर यहाँ 7 मेंशन है तो हम 7 ही लेंगे, इंटू 10⁻⁻18 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ये फॉर्मूला मेंशन है या हम लगाते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। लिथियम 2 प्लस सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, तो जैसे ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया तो अब क्या होगा, हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, और अगर इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन हमेशा फर्स्ट शेल में होगा। तो व्हाट इज योर आंसर, 3 का स्क्वायर 9, मतलब -2.17 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है, 9 7 जा 63,
9 1 जा 9 प्लस, मतलब देखो बहुत मुश्किल नहीं है कि इजीली हो जा रहा है, 9 का टेबल आता ही है, 9 2 जा 18 एंड 19, 19.43 10 रेज़ पावर माइनस 18, देखते हैं आंसर 19.535, एक्चुअली बहुत क्लोज ऑप्शन थे, 53 54 55 56। तो इस क्वेश्चन में आपको ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैंने क्या गलती की है, 9 7 जा 63 और 9 1 जा 9 6 15, यस ये कैलकुलेशन 19.53, यानी कि हमारा आंसर आ गया 19.53 10 रेज़ टू पावर माइनस 18 जूल। तो देखो क्लोज कैलकुलेशन आएगी, वो कुछ ऐसा हिंट देंगे कि आप एक करेक्ट आंसर को पिक कर सकें। नाउ अगला क्वेश्चन, 20 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड इज डिसॉल्व इन 500 ग्राम वाटर। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर करो, मैं नहीं बोल रहा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ गया तो पूरा पेपर एनसीईआरटी से आ गया, बट एनसीईआरटी फंडामेंटल है तो सोचो फिजिकल का अगर एक क्वेश्चन भी सही हो जाता है क्या प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन में क्या मेंशन है, 20 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड is dissolved in 500 gram water if depression in freezing point is 1 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट चाहे डिग्री सेल्सियस हो या केल्विन हो एक ही बात। अब देन कैलकुलेट के ए, दिस इज के ए नॉट के बी, क्योंकि एसिड का बेस कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, और लेट से हो भी सकता है, फोर्सफुली हमसे कह रहे नहीं निकालो तो हम निकाल भी सकते हैं, हमें पता है k इंटू के बी इज 10 रेज़ टू पावर माइनस 14, ठीक है। तो कैलकुलेट के ए फॉर फ्लोरोएसिटिक एसिड। तो अब आप देखो इस क्वेश्चन का तरीका क्या है, जैसे बोला फ्लोरोएसिटिक एसिड, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरोएसिटिक एसिड आयनाइज होगा लाइक दिस। ऑर्गेनिक में हम पढ़ लेते हैं कि वो CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव के फॉर्म में आयनाइज होगा। फिर K निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लेट से इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, इक्विलिब्रियम पे C इंटू 1 माइनस अल्फा C अल्फा Cl। हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं आयनिंग में कि कहीं ना कहीं हमें ये बात याद हो चुकी होती है, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। K किसके इक्वल है, C अल्फा स्क्वायर। मेरे को C पता है, क्वेश्चन में बोला है जो मोलैरिटी है वही मोलैलिटी है और जो मोलैलिटी है वही मोलैरिटी है, मतलब मोलैलिटी को मोलैरिटी मान, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चन है कि मुझे मोलैरिटी निकालनी है, ठीक है, और मोलैरिटी क्वेश्चन में गिवन है कैसे, 20 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड, वेट ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड इज गिवन, वेट फ्लोरोएसिटिक एसिड गिवन है तो मोलर मास भी फ्लोरोएसिटिक एसिड का मेंशन है। तो यहाँ पे मोलर मास ऑफ सोल्यूट गिवन है 78 ग्राम। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा टीबी इक्वल टू आई के बी इंटू एम। तो देखो तरीका क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने का, पहले हम सभी डेटा से वैल्यू से आई निकालेंगे, फिर आई से हम अल्फा निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहां से वेंट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, वेंट ऑफ फैक्टर इज 1 प्लस अल्फा, ठीक है। गिवन नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करिए, डिवाइड करिए, आंसर इज 1 प्लस अल्फा। तो सबसे पहले हम आई निकालने वाले हैं, तो डेल्टा टीबी क्वेश्चन में मेंशन है 1, आई निकालना है, केबी का वैल्यू 1.86 क्वेश्चन में मेंशन है, मोलैलिटी इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय 500, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लो, अब तो आप घर पे बैठे हो तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, दिस इज 2 एंड इट बिकम्स 39, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो योर वेंट ऑफ फैक्टर इज 39 बाय 20 इंटू 1.86, 1.052 आ रहा है, तो 1.052 इज वेंट ऑफ फैक्टर। तो यहां से अगर हम देखें तो 1.052 1 प्लस अल्फा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, 0.052। अगर अल्फा 0.052 है तो k का वैल्यू क्या होगा, c अल्फा स्क्वायर। c कह रहे हैं कि मोलैलिटी को ही मोलैरिटी मान लो, तो दिस इज मोलैलिटी 20 बाय 39, अगर मैं इसे 40 मान लूंगा तो क्लियरली 0.5 है 1/2 इनटू में अल्फा, व्हाट इज अल्फा, 0.052 का स्क्वायर, राइट।
तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1/2 0.052 जो होगा, तो ये आंसर जा रहा है मेरा -4 के आसपास जा रहा है। तो आवर आंसर इज 4th। ये मैंने अप्रोक्सीमेट किया है, देखो आप एग्जैक्ट निकालोगे तो हो सकता है आंसर डिफरेंट आ जाए, बट मैंने जस्ट रियल टाइम में सॉल्व करके सोचा है कि क्योंकि एग्जाम में देखो, एग्जाम में तो मैं यही बोलूंगा इसको एग्जैक्ट मल्टीप्लाई कर लेना पेपर पे, 0.052 इंटू 0.052 डिवाइड करना है 1/2 से, क्योंकि हमारे पास ये पावर डिफरेंट है। वैसे ये एक हमारे पास बहुत बड़ा हिंट है, तो इस पावर से हम समझ जा रहे हैं कि आंसर इज 4, राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैलकुलेट वर्क इन फॉलोइंग प्रोसेस A to B। तो देखो अगर हम A to B प्रेशर वॉल्यूम ऐसा ग्राफ देखते हैं ना, तो जनरली आइसोथर्मल मान लेते हैं, बट ठीक है चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि आइसोथर्मल में P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है। अगर ये इक्वल है तो 100% ये आइसोथर्मल हो गया। व्हाट इज P1? तो P1 इज 1 एंड V1, अच्छा A से चल रहा है, तो P1 इज 8 एंड V1 इज 0.5 विच इज 4। जब वो B पे पहुंचा फाइनली, तो P2 इज 1 एंड V2 इज 4, मींस इट इज आइसोथर्मल। अब मुझे वर्क डन निकालना है, तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, वर्क डन ऐसा कर्व है तो यानी रिवर्सिबल है, ठीक है, नहीं तो मैं एरिया ऑफ द कर्व निकाल लेता, विच इज इक्वल टू -2.303 nRT log V2 बाय V1। सीधा फॉर्मूला यूज हो रहा है, -2.303 nRT ना, नंबर ऑफ मोल्स, आर nRT मेंशन नहीं है, तो हम इसे आइडियल गैस मान लेंगे, PV इक्वल टू nRT। PV का वैल्यू हम ऑलरेडी 4 निकाल चुके हैं, लॉग फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम है 0.5 और फाइनल वॉल्यूम है 4, तो दिस इज log 8, तो -2.303 इंटू 4 log 8, log 8 क्या होगा, 2.303 इंटू 4 log 8 कैन बी रिटन एज 3 log 2। बहुत मुश्किल कैलकुलेशन लग रही है ना। ये डिस्कशन का मेरा एक पर्पस ये भी है कि मैं बताऊं कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कैसे करना है। जैसे log 2 और 2.303 काइनेटिक्स में पढ़ते हैं कि दिस इज 0.693, तो -0.693 इंटू 12। अब 12 का टेबल भी याद कर लो, 20 तक तो याद ही होना चाहिए। तो 12 3 जा 36, 12 9 जा 108 प्लस 311, तो उधर 11 चला गया, 12 6 जा 72 प्लस 11 83, 1 2 3 8.316 एटमॉस्फेयर लीटर। तो दिस इज अवर आंसर। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया थर्मो से, सीधा फॉर्मूला। मैं जो भी बच्चे अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं मैं उन्हें बोलूंगा आयनिक और थर्मो में फॉर्मूले याद करो, सीधे क्वेश्चन हो रहा है। तो यहाँ देखो सॉल्युबिलिटी पे सीधे क्वेश्चन था, रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टी फुल लाइफ, 100% मतलब फुल लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो जो हाफ लाइफ होगी अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, तो वैसे फॉर्मूला होता है तो टी इक्वल टू ए नॉट माइनस ए बाई के। अगर रिएक्शन में पूरी 100% हो गई तो टी हो जाएगा ए नॉट बाई के, और अगर हाफ हुई तो ए नॉट बाय 2 के। ये तो जीरो ऑर्डर का हो गया, सीधे रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो गया तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, ठीक है। नाउ तो ये तो रेशियो हो गया ट्वाइस। नाउ अब अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ होती है 0.693 बाई के, और फुल लाइफ होती है, जैसे हम हमेशा इन्फिनिटी लिखते हैं ताकि याद रहे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती, तो वो क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो क्या रिलेशन है, 100% पे होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, तो ये तो ऑप्शन से देख के थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा। 100% होने में 2 टाइम्स लगेगा, हाफ लाइफ पे डिपेंड नहीं करेगा, 2 टाइम्स हाफ ऑफ इन्फिनिटी, यस दिस इज अवर आंसर। अगर ऑब्जेक्टिव में बस एक ही आंसर ये है तो देखा जाए, अगर किसी को जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला याद नहीं है, सिर्फ इतना पता हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फिनिश होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, तब भी वो कर देगा, दिस इज अवर आंसर। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ में जितना टाइम लगता है फुल में उससे डबल लगता है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रिएक्शन है A इज इन इक्विलिब्रियम विद B, जिसके लिए डेल्टा G गिवन है 105 माइनस 35 log 2। फाइंड द ट्रांजिशन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस फॉर द रिएक्शन एट 1 बार।
सुन, जैसे ही बोला ट्रांजिशन टेम्परेचर, इसका मतलब रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है? व्हेन सॉलिड इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड या लिक्विड इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू क्या कहते हैं, गैसियस फेज। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में ये ट्रांजिशन है। तो यहाँ पर ए और बी इक्विलिब्रियम है और ट्रांजिशन टेम्परेचर पूछा है तो जस्ट कन्वर्जन है, तो हमने मान लिया रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का वैल्यू हो जाता है 0। तो हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस 35 log 2। तो डेल्टा जी अगर 0 हो गया, ये तो ऐसे ही सॉल्व होता है। 0 इज इक्वल टू 105 माइनस 35 log t। तो 105 इतना इजी है ये, log t। तो log t आ गया 7 15 3 3 इज इक्वल टू log t, और t का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 रेज टू पावर 3। एंटी लॉग ऑफ 3 इज 10 रेज पावर 3। 1000 केल्विन पे रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, मेरे को लगा कि शायद हम इससे कंपेयर कर लें, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, बट ये log t मेंशन है। ठीक है, ओके। नाउ अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, 1,2,3 ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग सिंपल डिस्टिलेशन, कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर। ठीक है, इसमें एक चीज मिस हो गई है, फ्रॉम वाटर। वाटर से सेपरेट, तो देखो सिंपल डिस्टिलेशन में तभी सेपरेट करते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस। अगर बॉइलिंग पॉइंट में कम डिफरेंस होता है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं, और अगर दोनों चीजें सॉल्युबल होती हैं तो हम स्टीम डिस्टिलेशन भी यूज कर लेते हैं। जैसे ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, पैरानाइट्रोफेनॉल में ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल सॉल्युबल है तो स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लिया। तो यहाँ पर 1,2,3 ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन यानी ग्लिसरॉल, azeotropic mixture cannot be separated by using fractional distillation. This statement is true and this is false. देखो azeotrope क्या होते हैं? Which behave as a pure liquid, which distills off, यानी पहले वेपर बनाया फिर वापस लिक्विड में आ गया विदाउट एनी चेंज इन कॉम्पोजिशन। यानी कि जैसे वेपर बनेंगे, अब वेपर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का अमाउंट सेम है, जिसकी वजह से वो एज अ प्योर लिक्विड बिहेव करेगा, मतलब सेपरेट ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब वो पूरा एज अ वन सॉल्यूशन बिहेव कर रहा है। तो एजियोट्रॉप के लिए याद रखो, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बेसिकली क्या है? वन सॉल्यूशन, वन प्योर लिक्विड। जब सॉल्यूशन लिक्विड की तरह बिहेव करने लग जाता है उसे एजियोट्रॉप बोलते हैं। ठीक है, तो दिस कैन बी सेपरेट, नो, ये एक प्रॉपर्टी एजियोट्रॉप की याद रखना। तो देखो सेपरेशन वाले प्रिंसिपल से एग्जांपल से क्वेश्चन आ गया, तो ये हमें ध्यान रखना है कि क्रिस्टलाइजेशन का प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। डिस्टिलेशन का क्या है, अ वेरी लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर क्या है, जब डीकम्पोजिशन टेम्परेचर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट से पहले लाई करता है, तो हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। स्टीम डिस्टिलेशन कब करते हैं, जब एक चीज वाटर में सॉल्युबल हो, दूसरी कम सॉल्युबल हो या इनसॉल्युबल हो। तो ये प्रिंसिपल्स भी हमें पता होना चाहिए। क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या होता है, डिफरेंट सब्सटेंस आर एब्सॉर्ब एट डिफरेंट एक्सटेंट। तो ये चीजें पता है तो वी कैन इजीली अटेम्प्ट दिस। नेक्स्ट, फॉर अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग आइडियल गैस, इफ इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम आर, ठीक है, इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम आर, इनिशियल प्रेशर है 8 बार, वॉल्यूम है 0.15 मीटर क्यूब एंड फाइनल प्रेशर इज 1 बार। कैलकुलेट वर्क डन। सीपी और सीवी, देखो इस बार गामा बड़ा सिंपल दे रखा है, बोलते हैं कि आप तो बस फॉर्मूला याद कर लो, गामा सीपी बाय सीवी होता है। हम आपको इजीली बता रहे हैं 3/2, मतलब हम डायरेक्टली बता रहे हैं 1.5। मतलब सरप्राइज मत होना कल को एटॉमिसिटी पूछ लें आपसे सीपी सीवी देके। ठीक है, ऐसा इजी क्वेश्चन छोड़ेगा आने की जरूरत नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या पता है, P1 V1 पता है, P2 पता है, तो कैलकुलेट वर्क डन, तो वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, P2 V2 माइनस P1 V1 बाय गामा माइनस
ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम है, P1 V1 पता है, V2 नहीं पता। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। कैसे? हमें पता है P1 V1 रेज टू पावर गामा इक्वल टू P2 V2 रेज टू पावर गामा। ठीक है, व्हाट इज P1? 8, V1 0.15 रेज टू पावर 3/2, P2 1 बार, V2 रेज टू पावर 3/2 सॉल्व। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, जस्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज 8 एंड दिस इज V2 बाय 0.15 पावर 3/2। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो जरा ध्यान से, 2 रेज टू पावर 3, क्यूब से क्यूब गया, यानी V2 बाय 0.15 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √2 का पावर 1/2, नहीं इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2 इक्वल टू V2। रुको मैं कैलकुलेशन अगले स्टेप में कर देता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो अगले स्टेप में इसकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, 2 को मैं लिख दूंगा 4 रेज टू पावर 1/2 विच इज V2 बाय 0.15 की पावर 1/2। तो यहां से अगर हम कंपेयर करें तो V2 आ गया 6। अब जैसे ही V2 6 आ गया हम फॉर्मूला लगा लेंगे, व्हाट इज P2 1, V2 6, P1 8, दिस इज 0.15। ठीक है, गामा 3/2 माइनस 1। ठीक है, तो यू कैन इजिली सॉल्व इट, आप इस वैल्यू को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल कोई एरर हो तो बताना बच्चों। ठीक है, कैलकुलेशन एरर हो वो भी कमेंट कर देना, ताकि कोई बच्चा देख रहा हो तो उसको पता लग जाए। वैसे मैं ध्यान रख रहा हूँ कुछ गलती हो ना, बट फिर भी क्या पता कुछ अलग सोच लिया हो मैंने। 8 को 2 का क्यूब सोचा, 4 का, ठीक है लग तो सही रहा है, 15 4 जा 60। ठीक है, नाउ यू कैन इजिली सॉल्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सबसे आसान क्वेश्चन इस सेशन का, इजीएस्ट क्वेश्चन है इस सेशन का ये। फॉलोइंग ऑर्डर प्रेफरेंस ऑफ आयुपैक में, तो इसके लिए मैं बोलता हूँ बच्चों को याद रखो सिया और नाका, ये मंत्र है याद रखने का। सिया नाका याद कर लो, क्वेश्चन हो गया। कैसे? कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक एनहाइड्राइड एस्टर, एसिड क्लोराइड एसिड अमाइड, यानी एसिड अमाइड जो है वो सबसे आगे है, तो एसिड अमाइड और एस्टर। तो यानी अभी तक हमें 3 दिख रहे हैं, सही। तो एस्टर के बाद आना चाहिए हमारा नाइट्राइल एसिड एनहाइड्राइड एस्टर, एस्टर के बाद एसिड अमाइड। तो अब एस्टर के बाद एसिड अमाइड कहाँ है, ही नहीं। तो एसिड अमाइड नाइट्राइल एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल अमीन, यही मैच कर रहा है सीधे। तो आंसर इज 1। तो प्रायोरिटी ऑर्डर भी याद रखना है। प्रायोरिटी ऑर्डर पे अगर मैं बोलूं बहुत सालों बाद इतना सिंपल क्वेश्चन पूछे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5.33 ग्राम ऑफ CrCl3.6H2O, जो कि 1:3 क्रायोलाइट है। 1:3 क्रायोलाइट का मतलब है कि जब उसे सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, 3 आयंस अलग 1 अलग, तो बहुत ही मतलब यू कैन से इट्स वेरी इजी टू गेस ये CrH2O होल 6 होगा और Cl3 3 क्लोराइड आयन काउंटर आयन होंगे। क्यों? क्योंकि जब ये सॉल्यूशन में आयनाइज होगा तो तभी रेशियो कितना आ रहा है, 1:3। क्या रेशियो आ रहा है, 1:3 आ रहा है। पास थ्रू कैटायन एक्सचेंजर से पास किया, यानी किसी ऐसे पास किया जो कैटायन ले गया इसका। रिजल्टिंग सॉल्यूशन को ट्रीट किया सिल्वर नाइट्रेट से, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन हैज ओनली सिल्वर नाइट्रेट, क्लोराइड क्या है, क्लोराइड है। अब रिजल्टिंग सॉल्यूशन को जब आप सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करोगे तो यू विल गेट AgCl। कितने मोल्स ऑफ AgCl मिलेंगे, जितने मोल्स क्लोराइड आयन के होंगे, यानी 3 मोल्स। तो लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 8.61 ग्राम ऑफ प्रेसिपिटेट। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स रिएक्टेड। तो कितने मोल्स कॉम्प्लेक्स के रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसके तो 1 मोल ही रिएक्ट कर रहे हैं। और रिजल्टिंग सॉल्यूशन तो 5.33 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, तो इसका मोलर मास मुझे देख के लग रहा है 533 ही ना आ जाए, तो कैलकुलेशन इजी करते हैं।
सिल्वर क्लोराइड बन रहा है 8.61, ठीक है। तो 8.61 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास विच इज 143.5 डिवाइड बाय इट्स कोफिशिएंट, कितने मोल्स बन रहे हैं? 3। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसको हमने डिसॉल्व किया, उसने एक कैटायन बनाया, 3 एनायन बनाए और सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट किया तो 3 मोल्स ऑफ AgCl दिया। तो कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है कि 1 मोल ऑफ सॉल्ट is giving 3 mole of AgCl. So 1 mole of complex is giving 3 mole of AgCl precipitate, right? अब वो बोल रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्टेड, तो कितने मोल्स कॉम्प्लेक्स के रिएक्ट कर रहे हैं? 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl precipitated 3, तो 1/3 into 100, तो आंसर इज 33.33। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे नियरेस्ट इंटीजर बताओ तो आंसर इज 30। तो देखो कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, बेंजाइल क्लोराइड रिएक्ट फास्टर देन इथाइल क्लोराइड टुवर्ड्स SN1। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो बेंजाइल क्लोराइड है उसकी रिएक्टिविटी SN1 के लिए इथाइल क्लोराइड से ज्यादा है, ठीक है, ये बात तो सही है। रीजन क्या है? बेंजाइल कार्बोकेटायन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। जो बेंजाइल कार्बोकेटायन है वो किसकी वजह से स्टेबल है? रेजोनेंस की वजह से। और इथाइल कार्बोकेटायन इज स्टेबल ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन, इसलिए ज्यादा स्टेबल। तो यू कैन से यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट, stabilization in benzyl chloride is due to resonance and in ethyl chloride is due to hyperconjugation। ये भी ट्रू है। हम कह सकते हैं assertion भी ट्रू है, अगर ये assertion रीजन में आया है, रीजन भी ट्रू है और वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और स्टेटमेंट की फॉर्म में आए तो स्टेटमेंट 1 इज एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, सो स्टूडेंट्स इसको आराम से सॉल्व करना, सोचना, और अगर मैं यहाँ पे समराइज करूं तो हमारा पेपर कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड, कंप्लीटली इंपॉर्टेंट टर्म बेस्ड था। और यहाँ पर अगर पेपर मुझे मॉडरेट साइड या डिफिकल्ट साइड लग रहा है तो उसका रीजन यही था कि मैंने सेपरेशन ऑफ प्यूरिफिकेशन के प्रिंसिपल याद नहीं किए, मैंने इग्नोर किया सॉल्ट एनालिसिस के बिगिनिंग ड्राई टेस्ट तक को भी इग्नोर कर दिया है, और सॉल्ट एनालिसिस का एक क्वेश्चन बताता है कि अगले सेशन में भी और क्वेश्चन भर भर के आएंगे। फिर उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो थर्मोडायनेमिक्स में मैं ग्राफ को देख के घबरा गया हूँ या फॉर्मूले के देख के घबरा गया हूँ। आयनिक में मैंने सोचा ही नहीं कि सिंपल S1² का रेशियो लगाना है, तो कई बार हम घबराते हैं। तो अपने आप को शांत रखना बहुत इंपॉर्टेंट, ये सोचना मैं हर क्वेश्चन कर लूंगा, ये सेकंड कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, काम प्लस कॉन्फिडेंस। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो चीजें लर्निंग वाली और रेगुलर रिपीट हो रही है उन्हें तो छोड़ना ही नहीं, जैसे सॉल्ट एनालिसिस, प्यूरिफिकेशन, डिस्टिंग्विश टेस्ट, ठीक है, एंड नेम रिएक्शन एंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कोऑर्डिनेशन पे तो लगातार इसी पे, तो आप ये सब चीजें जरूर रिवाइज करिए फॉर कमिंग सेशन। टिल देन ऑल द बेस्ट।